नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे बड़माला, क्योंकि बड़माला से कोई सा एग्जाम ऐसा नहीं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में आते, दो से ज़्यादा भले ही आ जाएं, लेकिन कम क्वेश्चन कभी नहीं आते। और छोटे से मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम मतलब ध्यान से नहीं देखते और वहीं गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आज पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से आपको समझाने की कि छोटी छोटी चीज़ें कहाँ हम गलती करते हैं और कौन से मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इसमें लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन भी हैं जो ऐड कर दिए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज बड़माला। ठीक है, बड़माला, तो बड़माला का मतलब क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? बड़माला कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? बड़माला कहते हैं। ठीक है, बड़माला में कितने वर्ण होते हैं? तो बड़माला में कुल 52 वर्ण होते हैं। और 52 वर्ण में कैसे हम इन्हें डिवाइड करेंगे? तो ये 11 तो स्वर हो गए। ठीक है, 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन स्पर्श, और इसमें 4 अंतस्थ हैं, और 4 ऊष्म हैं, 4 ऊष्म, और 4 किसमें संयुक्त है? 4 संयुक्त हैं। 4 ऊष्म हो गए, 4 संयुक्त हो गए, 2 अयोग बाह। ठीक है, इन सबको पढ़ेंगे हम आज इसमें। और 2 द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण। ठीक है, इस तरह से ये कुल मिला के हमारे कितने हो गए? 52 वर्ण हो गए, जो कि बड़माला में है। बड़माला में पूछे कुल वर्ण कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। ठीक है, अलग अलग लेखक के हिसाब से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसमें हमें बताना पड़ता है कि कितने हैं। जैसे एक बार कामता प्रसाद गुरु से पूछा था क्वेश्चन कि कामता प्रसाद गुरु ने कितने स्वर और कितने मूल वर्ण माने हैं, तो उन्होंने 11 स्वर और 43 मूल वर्ण माने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बड़माला में मतलब स्वर पहले आते हैं या व्यंजन बाद, मतलब व्यंजन पहले आते हैं। ठीक है, तो बड़माला में पहले क्या आते हैं? स्वर आते हैं, फिर बाद में क्या आते हैं? व्यंजन आते हैं। लिखते समय भी स्वर पहले आएगा, व्यंजन बाद में आएगा। व्यंजन और मतलब स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या बोलेंगे? स्वर प्लस व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या बोलेंगे? तो ये संयुक्त रूप क्या हो गया? ये वर्ण हो गया। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सब। स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप क्या होता है? ये वर्ण होता है। और वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णमाला को 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। ठीक है, 2 भागों में। अगर आय कितने में बांटा गया है? तो 2 में, स्वर और व्यंजन। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ण है? भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो भाषा संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो ये भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। ठीक है, सब बुकों में दिया हुआ होता है, लेकिन उसे हम बारीकी से पढ़ते नहीं हैं, ना ही हम समझना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसमें आज पूरी कोशिश करूंगी कि जो बड़माला से आपके क्वेश्चन है कोई भी मतलब खराब ना हो। ठीक है, अब भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। अब इसमें क्या है हमें पढ़ने की, इसमें ज़रूरत क्या है? इसमें जो पूछने के लिए आता है, क्रम आता है। क्रम मतलब वर्ण, पहले आया वर्ण, ये क्रम दे देते हैं लगाने के। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ठीक है, ये इनके क्रम लगाने के लिए आते हैं कि इनमें पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा। इसमें ये देखने की चीज़ है कि वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, ये क्रम आता है। भाषा पूछी जाती है, भाषा किस शब्द से बनी है? भाष शब्द से बनी है। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। ठीक, वर्णमाला, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है, और इसके मतलब अगर पूछा जाए भाषा की मगर लघुत्तम इकाई, तो वर्ण या ध्वनि हो गई। और भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, अगर सार्थक आ जाए तो सार्थक लगने के बाद क्या हो जाएगा? शब्द। सार्थक लगने के बाद सार्थक इकाई क्या हो गई? शब्द हो गई। अगर उसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि भाषा की मतलब भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई की कौन सी होगी? तो भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या होगी? रूपिम।
अगर शब्द ना हो वाक्य में तो वो रूपिम होगी, रूपिम, ठीक है, शब्द की जगह रूपिम होती है। और मतलब किसी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, स्वनिम होगी। अब मैं जैसे जैसे बोल रही ना, इसे अगर या तो एक कॉपी हो तो नोट करते चलना साथ साथ में, और अपने ज़रूर, वैसे भी अगर आप वीडियो भी सुन रहे हो तो एक कॉपी पेन तो हमेशा अपने पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमें कोई मतलब नई बात लग रही है तो तुरंत नोट कर लो उसे। उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 मतलब 45 हैं, और 10 स्वर 35 व्यंजन हैं। तो लेकिन 10 स्वर 35 व्यंजन ये किसके आधार पर हैं, तो 10 स्वर जो माने हैं तो ये किसने माने हैं, ये माने हैं भोलानाथ तिवारी के अनुसार, 10 स्वर जो माने हैं। अब वैसे अगर मूल स्वर पूछे जाएं तो मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर हो गए, मतलब सॉरी दोस्तों, कुल स्वर, ठीक है, कुल स्वर होते हैं मतलब 13। अगर ऑप्शन में आ जाए स्वर कितने होते हैं तो स्वर 11 ही होंगे, ठीक है। अगर स्वर पूछे हैं खाली कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 है। अब अंग और आहा उसमें 11 में नहीं जोड़ते, अंग और आहा जब हम 13 करते हैं तब इसमें जोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अंग और आहा क्या है, अयोगवा है। अब ये व्यंजन है, मतलब थोड़ा आगे और समझाऊंगी, ये इसमें दे रखे हैं संक्षेप में, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि एक वर्ग में कितने मतलब व्यंजन होते हैं, तो 5 होते हैं, ठीक है। और तो इसमें इसी तरह से स्पर्श व्यंजन कहाँ से होते हैं, का से माँ तक कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं ये। यार अलावा कैसे हैं, ये अंतस्थ हैं। और ऊष्म कौन से हैं, सा सा हा हैं ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त कौन से व्यंजन होते हैं, छा त्रा ज्ञा स्रा, ये 4 कैसे हैं, संयुक्त व्यंजन है। अब एग्जाम में ये पूछा जाता का छा कौन से शब्दों मतलब वर्ण से मिलकर बना है, तो का और सा क्या हो गया, छा, ता और रा क्या हो गया, त्रा, जा और यहाँ क्या हुआ, ज्ञा, सा और रा क्या हो गया, श्रय। और इसमें ध्यान करना, इसी तरह से लिखे होंगे ऑप्शन में, लेकिन का में हलंत है, इस चीज़ का ध्यान करना, ता में हलंत है, पहले वर्ण में हलंत होगा दूसरे में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेम ऐसे ही लिख के दे देते हैं लेकिन हलंत का अंतर कर देते हैं, ये देख लेना। का, आ, का, खा, जा, फा, ये कैसी ध्वनियाँ मतलब आगत ध्वनियाँ हैं, नुक्ते वाली ही हैं, ठीक है। बाजार लिखा जाता ना जैसे, तो उसमें नुक्ता लगता है, लेकिन हम हिंदी में नहीं लगाते हैं मतलब लिखते समय, लेकिन ये शब्द अरबी फारसी से मतलब आए हुए शब्द हैं जो कि है। आगे देखते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जो मतलब एक अक्षर, हाँ, मुक्ताक्षर, ठीक है, स्वरों को क्या बोलेंगे, मुक्ताक्षर, मुक्त अक्षर। मुक्त अक्षर कौन से होते हैं, तो जो मतलब स्वर होते हैं वो मुक्त अक्षर समझ लो। मुक्त अक्षर मतलब मुक्त अक्षर वो होते हैं जिनके अंत में मतलब अंत में स्वर ध्वनि आती है, वो मुक्त अक्षर होते हैं। जैसे जैसे है मतलब खा, पी, आ, ठीक है, तो इनके अंत में क्या आया, मतलब स्वर आया, तो इसलिए कौन से अक्षर हैं, ये मुक्त अक्षर हैं। और बधवाक्षर पूछे आते हैं, तो बधवाक्षर कौन से होते हैं, जिनके अंत में क्या आता है, व्यंजन ध्वनि आती है। जैसे आप, नाम, नाम, नाम में ये जैसे हलंत लगा देते हैं लास्ट में, तो ये कौन सा अक्षर हो गया, ये बधवाक्षर हो गया। तो मुक्त अक्षर आप समझ लेंगे कि स्वर कौन से हो गए, मुक्त अक्षर हैं, तो लास्ट में स्वर आ रहे हैं तो मुक्त अक्षर है, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है स्वरों की संख्या। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो वो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। 3 अगर आए कितने कितने मतलब आधार पर, मात्रा के आधार पर कितने में बांटेंगे, तो वैसे तो मतलब 3 में बांटते हैं, ठीक है। अगर आ जाए जैसे 3 नहीं हो ऑप्शन में, 2 पे कर सकते हैं, क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ, क्योंकि वो हैं अपने छंद, ठीक है, उसमें मात्रा लगती है ना, ह्रस्व और दीर्घ, इस तरह से मात्रा के आधार पर हम 2 में बांटते हैं, ह्रस्व और दीर्घ।
जिसके उच्चारण में कम समय लगता है तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर इसमें आ, ई और री इस तरह से हैं ह्रस्व स्वर। ये अगर वो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, इन्हें क्या बोलेंगे? मूल स्वर। एग्जाम में ये भी पूछा गया कि मूल स्वर कौन से होते हैं, तो ये मूल स्वर भी हैं और इनकी संख्या पूछी गई है। इनकी संख्या होती है 4। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर, संधि स्वर, ठीक है, तो ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं, ठीक है, ये नहीं गिनते हैं, 7 होते हैं जो पूछे गए हैं क्वेश्चन में। अब दीर्घ स्वर में एक तो होते हैं हमारे दीर्घ में, तो इसमें तो अगर जैसे हम मानेंगे तो दीर्घ स्वर में हमारा क्या आएगा? जैसे दीर्घ संधि में आता है ना, आ प्लस आ, तो वो हो गया आ। ई प्लस ई, तो वो हो गया बड़ी ई। ऊ प्लस ऊ, तो वो क्या हो गया? बड़ा ऊ, ठीक है, इस तरह से हो गए। तो ये तो हो गए दीर्घ स्वर। अब आते हैं संयुक्त स्वर। कौन से आते हैं? संयुक्त स्वर। इसमें इसी तरह से ना संयुक्त स्वर भी आते हैं। संयुक्त स्वर में कौन कौन से आएंगे? जैसे संयुक्त स्वर में आ ई, तो आ ई क्या हो गए? आ प्लस ई, तो ये क्या हो गए? आ ई ए। ये ऑप्शन में पूछे जाते हैं, देखे आ ई क्या बनेगा, तो और आई कैसे बनता, आ ई कैसे बनेगा, इस तरह से ये क्वेश्चन में पूछते हैं। आ ए, तो क्या हो गया? आई हो गया। आ ऊ, आ ऊ क्या हो गया? ओ हो गया। और आ प्लस ओ क्या हो गया? आऊ हो गया, ठीक है। इस तरह से इन्हें पूछ लेते हैं कि ये मिलके क्या बनेगा, ये मिलके क्या बनेगा। तो ये कौन से स्वर हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। आगे देखते हैं प्लुप्त स्वर। इसमें है एक हमारा प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर कौन सा है इसमें? ये है प्लुप्त स्वर। अब प्लुप्त स्वर में कौन से आते हैं? जैसे ओम लिखते हैं ना हम, ये प्लुप्त स्वर है ओम में, मतलब जिसे पुकारने में थोड़ा टाइम लगे, मतलब टाइम, जैसे किसी कोई दूर हो उसको हम बुलाएं या कुछ, तो उसके लिए प्लुप्त स्वर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण है, तो वो है अग्र स्वर। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, ठीक है। अग्र स्वर में कौन से आते हैं? ई ए आई, ये कौन से हैं? अग्र स्वर। मध्य स्वर, मध्य स्वर भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मध्य स्वर आ है। कौन सा है? मध्य स्वर आ होता है। पस स्वर, अब पस स्वर में कौन कौन से आएंगे? आ ऊ ओ औ। अब इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, आओ, उल्लू, पीछे पीछे, ठीक है, इस तरह से आपने याद कर लिया, आओ उल्लू पीछे पीछे। अब ये मध्य स्वर का आपको पता चल गया कि आ है। और पस स्वर में ये याद कर लेंगे, तो आ ओ ऊ आ गया इसमें, तो पता चल गया ये पस स्वर हो गए। तो जो बचे हुए कैसे हो गए? हमारे अग्र स्वर हो गए। तो इस तरह से ये याद हो जाएंगे आपको। मुख द्वार के खुलने के आधार पर, तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो वो है विव्रत स्वर। आ कैसा स्वर है? आ है विव्रत स्वर। अर्धविव्रत में कौन कौन से आएंगे? तो अर्धविव्रत में आएंगे आ ए ओ आ, ठीक है, ये कौन से आएंगे? अर्धविव्रत में। अर्ध सम्रत में कौन से आते हैं? तो अर्ध सम्रत में आते हैं ए ओ अर्ध सम्रत। सम्रत में कौन से आएंगे? सम्रत में आते हैं ई ऊ, ठीक है। अब सम्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ये क्वेश्चन इसी तरह से बना था। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है उनके मतलब क्या कहते हैं? तो उन्हें सम्रत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है तो अर्ध सम्रत कहते हैं। तो इससे तो आप पहचान लोगे, ठीक है, क्योंकि असम्रत याद है कि बंद है मुंह, तो मतलब कैसा है?
समृत है, और थोड़ा खुल गया तो वो कैसे अर्ध समृत है। ये इस तरह से अर्ध समृत में भी आप कैसे पहचान लोगे, ए ओ, तो ये तो आधे ही हैं, इनके पूरे क्या हो जाएंगे, इनके पूरे हो जाएंगे आई और ओ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी थोड़ी सी अपनी पहचान बना लोगे, तब भी ये याद हो जाएंगे। आगे देखिए, नासिका मतलब नासिका से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से, पांचवा अक्षर, वर्ण का पांचवा अक्षर कौन सा, याणा मा ना। ठीक है, दंत रा वर्तस्य वर्ण, आगे मैं बताऊंगी ना थोड़ा विस्तार से। ठीक है, इसमें तो एक इन्होंने डायग्राम बना के इसमें दिखा रखा है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये देख लो, ओ दो तो कंठोष्ठ है, ये आता है ओ दो तो, ओ दो तो किससे बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ से, और बकारस्य दंत ओष्ठ है। बा किससे बोला जाता है, बा बकारस्य दंत ओष्ठ, दंत और ओष्ठ से क्या बोला जाता है, बा बोला जाता है। उपदमानीय ओष्ठा। ठीक है, पावर। अब इसके लिए याद करने की आपको ट्रिक है, मैं आगे बताऊंगी आपको। जैसे होठों की स्थिति के आधार पर, तो होठों की स्थिति के आधार पर कौन से होंगे, आवर्तमुखी, व्रतमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते, तो आप आज शुरू में जो उड़ गया तो नहीं का मतलब दे रिया। ठीक है, तो नहीं होते तो वे कौन से होते हैं, आ ई ए आई, तो आ ई ए आइए। ठीक है, इस तरह से याद कर लो, आइए, तो आइए किस में आ गए, आवृतमुखी में, और व्रतमुखी में उ ओ औ। ठीक है, इस तरह से ये आ गए। हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर, तो हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर, तो इससे ये क्वेश्चन बनता है, निर्नुनासिक किन्हें कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है तो उन्हें क्या कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे आ ई। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, निर्नुनासिक। इसमें जैसे इधर उधर इस तरह से वर्ण आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और अनुनासिक, अनुनासिक में कौन से वर्ण आते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो इनसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अब जैसे इसमें दांत है, गाँव है। ठीक है, इस तरह से दे देंगे, एक गाँव है, दांत है, इस तरह से वर्ण दे देंगे। आगे देखते हैं, घोष तत्व के आधार पर, तो घोष तत्व के आधार पर स्वतंत्रों में श्वसन का कंपन या स्वतंत्रों में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। अब इसमें याद करने की चीज़ यह है कि सभी स्वर कैसे होते हैं, सभी स्वर ध्वनियाँ सघोष होती हैं, ये याद करना है इसमें। प्राण तत्व के आधार पर, तो प्राण तत्व का अर्थ क्या होता है, प्राण का अर्थ होता है हवा। तो यहाँ इसमें याद करने की चीज़ क्या है, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, तो सभी स्वर कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। इसमें ये याद करने के लिए। अब आगे देखते हैं, व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अगर व्यंजन पूछे कितने होते हैं, 33 होते हैं। और व्यंजन कैसे होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जो शब्द सॉरी दोस्तों, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएंगे वो व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। अगर पूछे प्रत्येक व्यंजन में कौन सा स्वर मिला होता है, तो आ स्वर मिला होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 33 होती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकले हुए मुंह से किसी स्थान विशेष से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठा स्पर्श करते हुए निकले उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के वर्ग कैसे होते हैं, अब इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, कच्चट और तपय।
के चे टे ते पे ये तपे। अब ये कच्चा टोड़ तपे क्या हो गया, का चा टा ता और पे और या, ठीक है। कच्चा टोड़ तपे, ये पहला वाला वर्ण ले लिया हमने जो इसमें ले लिया। अब इसे याद, जैसे ये बोले किससे आते हैं, ये हैं जैसे कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ, तालु और मूर्धा। तो इन्हें कैसे याद करोगे, तो इसका पहला वर्ण ले लो, तो इस तरह से कै ता मू दो ओ, ठीक है। अब कतामू दो में क्या हो गया, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया और ओठे हो गया। तो ठीक है, पहले कचट लिख लो एक तरफ, एक कतामू लिख लो। इस तरह से लिखने से जब वैसे वर्ण आ जाए कि ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये तालु से कौन सा वर्ण है इसमें से जो ऑप्शन में दे देते हैं पूछने के लिए, तो वो आपको याद हो जाएंगे इस तरह से। तो वो कौन से हो गए, जैसे कंठ, का खा गा घा, ठीक है। और पांचवा वर्ण ये कैसे होते हैं, पांचवा वर्ण जो होता है जो होगा, तो ये कैसे वर्ण है, ये है अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक व्यंजन। वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाएगा, तो वर्ग का पांचवा अक्षर कहलाएगा अनुनासिक वर्ण, ठीक है। और अनुनासिक वर्ण कितने होंगे, 5 हो गए। अगर इनकी संख्या पूछें कितनी होती है, 5 होती हैं। अब ये जैसे व्यंजन इनके लिए, जैसे वर्गीय, इन व्यंजनों को जो संख्या होती है, जैसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या का से माँ तक है, ठीक है। का से माँ तक स्पर्श व्यंजन है। अब स्पर्श व्यंजन की जगह इन्हें मतलब जैसे पूछ लेते हैं तो वर्गीय या उदित व्यंजन, ठीक है। तो वर्गीय, इन्हें वर्गीय भी कह सकते हैं, वर्गीय या उदित, ठीक है। ये कैसे व्यंजन है, वर्गीय या उदित स्पर्श व्यंजन को, क्योंकि 2 अलग नामों से भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। अब इसे हम एक और देख लेते हैं, इसमें 1 मिनट, इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें जैसे स्पर्श व्यंजन ये हम देखते हैं ना। अब इसमें अल्प प्राण और महाप्राण पूछे जाते हैं, घोष अघोष पूछे जाते हैं। अब वो देखते हैं नीचे। घोष तत्व के आधार पर, घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। तो स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, उस हिसाब से हम कैसे याद करेंगे, अब इसे बाद में बताऊंगी। 1 मिनट पहले ये बता देती है जैसे इसे याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। इसके साथ तुम स्वर भी याद करोगे, उसके याद करने की ट्रिक है ये। मैंने इसका शायद एक शॉर्ट भी डाला था आपको, वो है अकु विसर्जनिया नाम कंठा। अकु अकहु विसर्ज नाम कंठा, ठीक है। अकु विसर्जन नाम कंठा। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आ गए, आ गया और का वर्ग आ गया, पूरा का वर्ग आ गया, हा आ गया और आहा आ गया। तो ये क्या होंगे, अकुहु विसर्जनिया नाम कंठा। तो का हा विसर्ग, आ ये हो गया आ, और का वर्ग, हा और विसर्ग, इन सब से ये कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ से। तो इन्हें आप कैसे याद करेंगे, मैं आपको बोल देती हूँ। और तालव्य वर्ण के लिए आप कैसे याद करेंगे, इचु यसा नाम तालु। तो इसमें ई तालव्य वर्ण है, और या सा मतलब जो शा बड़ा वाला शा है, तो ये कैसा है, तालव्य। और ऋतु रसानाम मूर्धा, तो ऋतु रसानाम मूर्धा में क्या होगा, रि टा ठा डा और ला, ये कैसे हो जाएंगे, मूर्धा से बोलने वाले रा और मतलब शा। ये वाला तो सा हो गया तालव्य, और ये वाला सा कैसा हो गया, मूर्धन्य सा, ठीक है। और एक सा और कौन सा होता है, दंती सा, ठीक है। वो ये दंती सा में आएगा लतु लसानाम दंता, ता था दा धा और ला और सा, ये किससे बोले जाएंगे, दंत से, ठीक है। इस तरह से लेतु रसानाम दंता, अगर ऐसे आप याद कर लेंगे तो, ठीक है। ये तो बड़माला को जैसे मैंने आपको बताया था ना, तो उसके साथ आपके इसमें जो है ना, ये तो केवल आप इससे जो मैंने अभी ट्रिक बताई थी इससे पहले, तो उससे तो आप स्पर्श व्यंजन याद करेंगे। लेकिन अब जो ट्रिक बता रही हूँ ना, इससे ना जो स्वर हैं और जो इसके बाद मतलब उसमें व्यंजन है, वो सब एक जगह आप याद कर लेंगे, ठीक है। अघोष
अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन ना हो तो उन्हें कौन सा बोलेंगे। घोष तत्व के आधार पर कितने वर्गों में बांटते हैं, 2। ठीक है, 2। अब उसमें 2 में कौन से हैं, अघोष और घोष। या तो सघोष आएगा लिखा हुआ या घोष आएगा, अघोष और घोष। तो इसमें हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष। जो वर्ग है, अब वर्ग का पहला वर्ग कौन सा हो गया, का और खा। तो इसमें पहला और दूसरा व्यंजन क्या हो गया, तो पहला और दूसरा व्यंजन क्या हो गया, अघोष हो गया ये। ठीक है, का और खा क्या हो गए, अघोष। और सघोष कौन से हो गए, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा ये कैसे व्यंजन है, ये सघोष व्यंजन है। ठीक है, अब इसमें इसके साथ ये भी पूछे जाते हैं कि ये इनके साथ हैं वो, जैसे सा और सा अघोष में आते हैं, सा और सा ये अघोष में आते हैं। ठीक है, और उसमें क्या आते हैं, सघोष में आते हैं या, रा, ला और या, रा, ला, बा और हा। ये कैसे हैं, ये हैं वर्ण सघोष वर्ण या घोष वर्ण। तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा कैसे हो गए, सघोष हो गए। प्राण तत्व के आधार पर, तो प्राण तत्व के आधार पर कितने वर्गों में मतलब बांटेंगे, तो इसे ये भी 2 में, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण कौन से वर्ण होते हैं, तो अल्प प्राण वर्ण वो होते हैं मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये कौन से हो गए, अल्प प्राण हो गए। दूसरा और चौथा क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। और सभी स्वर कैसे होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। आगे देखते हैं। अगर हाँ, अल्प प्राण में एक ये भी है यार अलावा, ये भी अल्प प्राण है। यार अलावा जो है ये अल्प प्राण है। ठीक है, सघोष हैं और अल्प प्राण है। और महाप्राण में कौन से हैं, महाप्राण में है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, उसमें हा की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दी। हर वर्ग का एक बार ये क्वेश्चन का, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, मतलब तो वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं महाप्राण। ठीक है, इस तरह से इन्हें अच्छे से देख लेना। हकार दिया हुआ था उसमें, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे बच्चे। ठीक है, हकार का मतलब हा से होता है। हर वर्ग का कौन सा, दूसरा और चौथा क्या हो गया, महाप्राण हो गया। और ये सा और सा ये भी कैसे हो गए, महाप्राण। सा, श और सा ये कैसे हैं, महाप्राण। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ वर्ण वे होते हैं या, रा, ला, बा। ये कैसे वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, तो अर्ध स्वर कौन से होता है, तो या और वा कैसे स्वर होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। रा कैसा स्वर है, तो रा लुंठित स्वर है। जो इनसे पूछे गए क्वेश्चन है वही मैं आपको मतलब हाईलाइट करके और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसमें इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ला कैसा वर्ण है, तो ला पासर्बिक है। ठीक है, ला कैसा वर्ण है, पासर्बिक है। और रा कैसा है, लुंठित या प्रकंपित। प्रकंपित भी पूछा जाता है, कंपित। रा कैसा है, प्रकंपित। ऊष्म संघर्षी वर्ण, तो ऊष्म संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं, ऊष्म वर्ण तो ये होते हैं शा, सा और हा। ठीक है, लेकिन जो ऊष्म संघर्षी वर्ण होते हैं, ऊष्म संघर्षी वर्ण होते हैं चा, छा, जा और झा। इसमें है जैसे ये हैं चा, छा, जा और झा, ये कैसे हैं, ऊष्म संघर्षी हैं। और ये कैसे हैं, ऊष्म व्यंजन है, सा और हा। उच्छिप्त वर्ण कौन से होते हैं, तो उच्छिप्त वर्ण कौन से होते हैं, ला और ड़ा कौन से होते हैं, उच्छिप्त वर्ण। ठीक है, और इन्हें अगर द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है, कौन से बोलेंगे, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। ऑप्शन में आ जाए द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं,
ड़ा ओड़ या दो गुण व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें जो आपके समझने वाली बात थी, एक तो अयोग बाहा आता है। ठीक है, अयोग बाहा पूछे जाते हैं, अयोग बाहा कौन से होते हैं, तो इसमें क्वेश्चन में भी शायद आया होगा, उसी के सहारे मैं आपको बता दूंगी। अयोग बाहा अंग और आहा अयोग बाहा होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। क्वेश्चन पूछने का तरीका आप देखना, इसी तरह से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं एग्जाम में। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण है। ठीक है, वर्ण शब्द, वर्ण शब्द पद और वाक्य। ठीक है, इस तरह से इनका क्रम। वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। अब मैं पीछे आप बता रही थी ना, अकू विसर्जनिया नाम कंठा या कतामू दाओ, इस तरह से याद कर लो। तो कंठ से बोलने वाली कौन सी होंगी, का खा। का बार किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होंगे, ये होंगे डा और ड़ा। ठीक है, टा ठा डा ढा डा, ऋतु रसा नाम मूर्धा। ठीक है, तो ये कौन से होंगे, मूर्धन्य व्यंजन होंगे। अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं, तो अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं, इसमें से वर्ण जो हैं, तो अल्प प्राण मैं अभी आपको बता ही रही थी कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा ये कैसे हो गए, अल्प प्राण। और महाप्राण दूसरा और चौथा, ये कौन से हो गए, महाप्राण हो गए। तो इसमें का और गा कैसे हैं, अल्प प्राण है। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है, तो नासिक्य व्यंजन कौन सा है, वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है वो कैसा होता है, नासिक्य होता है। तो नासिक्य वर्ण अभी बता रही थी मैं आपको, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। और कौन कौन से होते हैं, ड़ा या ड़ा या ड़ा। ठीक है, ड़ा में यहाँ भी यहाँ लगा आता है, वैसे सही तो ऐसे लिखा जाता है, ड़ा ना और माँ। ठीक है, ये कैसे हैं, नासिक्य व्यंजन। ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ये कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य से बोले वाले वर्ण कहलाते हैं। इचू में ए दो तो कंठ तालु। ठीक है, जैसे ओ दो तो कंठोष्ठी है, ए दो तो कंठ तालु। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, अंग और आहा। ठीक है, ये अयोगवाह है। और अनुस्वार और विसर्ग अगर आ जाए, अनुस्वार और विसर्ग, इन्हें बोलेंगे अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार विसर्ग। ऑप्शन में इस तरह से भी पूछ लेते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, तो इन्हें अयोगवाह कहते हैं। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है, तो द्वित व्यंजन किस में है, दिल्ली में। ठीक है, अब द्वित का मतलब क्या होता है, द्वित का मतलब होता है ये युग्मक ध्वनि। यहाँ तो द्वित दे दिया, ऐसे भी दे देते हैं युग्मक ध्वनि कौन सी है इसमें से, युग्मक, युग्मक ध्वनि। ठीक है, तो ये कौन सी ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, दिल्ली। क्योंकि एक वर्ण का द्वित हुआ है, 2 बार ला ला आया है, तो ये कौन सा वर्ण है, तो ये युग्मक ध्वनि या द्वित व्यंजन है। सा हा कौन से व्यंजन है, तो सा हा कौन से व्यंजन है, तो ये इस संघर्षी व्यंजन है। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, जो अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, तो जिनमें नुक्ता लगा हुआ होगा उसकी पहचान क्या होगी, नुक्ता। खा गा जा फा, ये कैसी आगत ध्वनियाँ हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण कौन सा है, घोष या सघोष। ठीक है, तो सघोष कौन से होते हैं, तो सघोष वो होते हैं वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कैसा होता है, सघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष, और पहला दूसरा अघोष हो गया।
अमानक वर्ण है, तो अमानक वर्ण कौन सा है इसमें से? भा है, ठीक है। भा, ये वाला भा उसमें शायद अपभ्रंश में था, ये अब नहीं है, ये वाला अब तो भा बनता है ये वाला, ठीक है। इसमें इन्होंने इस तरह से दिया ना, तो ये अमानक वर्ण है, अपने हिंदी में प्रयोग नहीं होता है इसका। का खा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो का खा जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं? ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, ठीक है। किसकी ध्वनियाँ हैं? अरबी फारसी की ध्वनियाँ। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो मूल वर्ण है या वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है? 52 है, 52 है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये संयुक्त वर्ण है छा, ठीक है, संयुक्त वर्ण है। अब संयुक्त वर्ण में आपको मैं अभी पहले बता ही चुकी हूँ, संयुक्त वर्ण में छा कैसे मिलके बनाया गया? का और का प्लस सा, तो ये क्या हो गया? छा। अब ये तो हो गया छा। अगर पूछें कि डिक्शनरी में, मतलब जो पूछेंगे, मतलब देखते हैं तो उसमें देखेंगे का के बाद ही हम छा देखेंगे डिक्शनरी में, अगर हम ढूंढते हैं ना, तो क्योंकि इसलिए ढूंढते हैं, इसका ये तरीका होता है ढूंढने का। अब जो हमारे संयुक्त वर्ण है ना, ये जैसे ता और रा है, त्रा है, और सा और रा है तो सरा है, इस तरह से। तो ये पता क्या, जो वर्ण पहले से शुरू हो रहे हैं, जैसे ता और रा त्रा से शुरू होता है, तो त्रा वाले वर्ग में जाके आप, मतलब ता वाले वर्ग में जाके आप त्रा वाले वर्ण ढूंढेंगे। डिक्शनरी में ढूंढने का तरीका ये होता है कि जिस वर्ण से वो शुरू हो, दो, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर हैं, तो ये पहला अक्षर इससे मिलकर बन जाए तो ये वहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जो मैं आपको अभी बता रही थी, का के बाद आता है छा का क्रम। वैसे ही ता, मतलब त्रा का क्रम का किसके बाद आएगा? ता के बाद आएगा। जो संयुक्त व्यंजन है उसमें पहला वर्ण है तो उसी के अनुसार आएगा। सरा का कहाँ आएगा? सा के बाद आएगा। सा के बाद क्या आएगा? सरा आएगा। क्या वर्ण किन वर्गों के संयोग से बना है? तो जो ज्ञा वर्ण है वो किन वर्गों के संयोग से बना है? अब आपको इसीलिए मैं बता रही थी, हलंत का विशेष ध्यान रखना। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है लिखा हुआ, केवल हलंत का अंतर है, ठीक है। हलंत का आपको पता होगा कि हलंत पहले वर्ण में हलंत लगता है, जल्दी में यही गलती कर जाते हैं, तो वो कौन सा सही है, ठीक है। जा और यहाँ क्या हो गया? ज्ञा हो गया। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? सा है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? का खा घा घा कंठ से बोले जाएंगे। इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, आप देख लोगे एक बार तो फिर टिक लगा दोगे। कौन सा है? ज्ञा। जा और यहाँ मिलकर क्या बना? ज्ञा बना। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? यही क्वेश्चन पूछे आते हैं, देखो ये जैसे इसमें दे रखे हैं, तो कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है इसमें से जो बताना। तो दंत्य कौन सा वर्ण नहीं है? तो वो है हमारा ता, ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? टा। ऑप्शन डी होगा इसमें। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता क्या कहते हैं? नहीं, आकारांत कहते हैं। और जिन शब्दों के अंत में ओ आता है, पूछ लें तो ओकारांत कहेंगे उन्हें। क्या कहेंगे? ओकारांत, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? ओकारांत कहेंगे। छा वर्ण किसके सहयोग से बना है? तो छा वर्ण किसके सहयोग से बना है? का और सा के संयोग से छा वर्ण। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछी है इन्होंने, तो कुल संख्या पूछी है तो 13 होगी। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? ये वर्ण का 5वां अक्षर है यहाँ। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग का नहीं है? तो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ठीक है। तो घा नहीं है। कौन सा नहीं है? घा नहीं है। वर्णमाला भी याद नहीं होती, इसलिए अच्छे से वर्णमाला भी एक बार रिपीट कर लेना। जब हम बड़ा हो जाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वर्णमाला को छोड़ देते हैं पढ़ते हुए, ठीक है। इन क्वेश्चनों को बताने का, कराने का ये ही मतलब है कि ये चीज़ें आप समझो कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और जो वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको विस्तार से बताए हैं इसमें कि किस तरह से आते हैं। वर्णमाला के क्वेश्चन भी अगर 2-3 भी सही हो गए ना, तो वो भी बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और आया था, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन आया था वो
अभी बता दूँगा आपको। क्वेश्चन था ये कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन वे हैं जो मतलब कैसे, ऐसे मैं देखो लिख के बताती हूँ। संयुक्त व्यंजन वे होंगे जैसे दो ऐसे व्यंजनों का मेल जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित हो तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो। जैसे क्या क्या। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये कैसा व्यंजन है? ये संयुक्त लिखी हुई ध्वनि है। ठीक है, तो ये कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन। ऐसे दो व्यंजन जिनका मेल मतलब होता है लेकिन जिसमें पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है, मतलब ये का इसमें स्वर रहित है इसलिए आधा है। ठीक है, और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो वे कौन से होंगे? संयुक्त व्यंजन हो गए। और संप्रक्त ध्वनियाँ होती हैं एक संप्रक्त, ठीक है, संप्रक्त ध्वनियाँ। तो संप्रक्त कौन से होते हैं? एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, तो एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तो वो कौन सी ध्वनि होती है? संप्रक्त होती है। जैसे संबल, इसमें माँ है जो दो सा और माँ से। ठीक है, एक है कंबल। इस तरह से ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि ये कौन सी ध्वनि है? संप्रक्त ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। 33 में कौन कौन से आते हैं? और स्पर्श आते हैं, अंतस्थ आते हैं और उसमें आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर कौन सा है? आओ उल्लू पीछे पीछे, तो कौन सा है? आ। निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है? तो इनमें से कौन सा अयोगवा है? तो जो विसर्ग है वो अयोगवा है। अयोगवा अनुस्वार और विसर्ग कैसे होते हैं? जैसे इसमें दिया ऐसे ही अनुस्वार दे देंगे, फिर अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इच्छु यसा नाम तालु। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? सा नहीं है। तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन कौन से हैं? इचु यसा नाम तालु, चा छा ता। ठीक है, बण ये एक बार याद कर लेंगे ट्रिक ना आप, तो फिर कहीं से भी पूछ ले कौन से दंते हैं, कौन से तालव्य हैं, कौन से कंठी हैं, मतलब कहीं से भी पूछ लें फिर तो आप बता दोगे अगर आपको एक बार ये ट्रिक समझ में आ गई तो। यार अलावा कैसे वर्ण है? तो यार अलावा कैसे व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन है यार अलावा। अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से जो बोले जाते हैं वो कौन से होते हैं? अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? बर का पांचवा अक्षर। अब ये तो अनुनासिक का संबंध पूछा है तो नाक और मुंह से बोले जाने वाले अनुनासिक होते हैं। और व्यंजन पूछे तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो बर का पांचवा अक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कंठ ओष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है। तो कंठ ओष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? तो वो है और। कंठ ओष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण जो है तो इसमें है और। सॉरी दोस्तों, इसमें हाँ कंठ ओष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है का। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है। तो भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या है? देखो ये पूछा गया अनुक्रम। तो ध्वनि या वर्ण आ जाए, वर्ण शब्द पद और वाक्य, ये इनका क्रम है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। निम्नलिखित में से उच्चारण के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर से उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो जो कंठ से लेकर मुख के विवर मतलब सभी जो 5 वर्ग हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं? तो उनका क्रम अगर पूछे तो क्या है? कंठ, तालु, वर्ष्य, वर्तस्य, दंत्य और ओष्ठ्य। ठीक है, ये ध्वनि वर्तस्य ये शुद्ध वर्तनी के लिए भी आई है पूछने के लिए, इसे अच्छे से देख लेना। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला पार्श्विक है। ठीक है, अब ये आपको पता भी चल गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। मुझे सिर्फ क्वेश्चन दिखाने का ये मतलब था कि क्वेश्चन भी आपको दिखाऊं और ये वर्णमाला के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताऊं। पढ़ोगे तो हो,
आप यही अपने आप से भी तैयारी कर रहे होंगे और ये देख रहे होंगे सारी चीज़ें कि ये क्या क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा गया था, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा स्वर को समरूप ग्रेफिम कहते हैं। समरूप ग्रेफिम कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन इनसे बने हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश की है। और बाकी जैसे एक, हाँ, एक क्वेश्चन और बनते हैं, देखो ये 2-3 क्वेश्चन और आते हैं एग्जाम में, जैसे संपूर्ण वर्णमाला को क्या कहेंगे? संपूर्ण वर्णमाला। तो संपूर्ण वर्णमाला क्या हो गई? तो ये हो गई अल। ठीक है, और संपूर्ण स्वर क्या हो गए? संपूर्ण स्वर हो गए अच। और संपूर्ण व्यंजन क्या हो गए? संपूर्ण व्यंजन क्या हो गए? संपूर्ण व्यंजनों को क्या बोलेंगे? हल बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से ये पूछे गए क्वेश्चन है कि वर्णमाला को क्या बोलते हैं? अल बोलते हैं, स्वरों को अच बोलते हैं और व्यंजन को हल बोलते हैं, जो अगर पूछा जाए तो। ठीक है, वर्णों के उच्चारण की रीति को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बना है, कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जो भी क्वेश्चन बने हैं या जो बन सकते हैं, जो मैंने अपनी तरफ से पूरा मतलब आपको वर्णमाला समझाने की कोशिश की कि वर्णमाला से सिर्फ यही क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ये प्राकृतिक स्वर भी पूछ लेते हैं कौन कौन से, अगर प्राकृतिक स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर पूछे जाएं तो वो सब वही होते हैं, आ, ई, ऊ और रे। ठीक है, अब वर्णमाला से अपने यही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी तो आप वर्णमाला को एक बार अपने हिसाब से भी देख लेना, एक बार जो मैंने बताया, लेकिन सुन जरूर लेना, इसे आपको बहुत कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, अरे अब आगे सोच रही हूँ जैसे भक्ति काल या किसी के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराऊँ, जिससे मतलब हेल्प मिलेगी आपको। और एक क्वेश्चन डेली अपना लगाते रहो, क्वेश्चन जरूर करो। एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन एग्ज़ाम आने के बाद भी मतलब होपलेस मत हो, अपना अच्छे से जो आपने करा है ना, आपने कुछ नया कम पढ़ो, जो पढ़ा है ना और पता है ये एग्ज़ाम में आएगा, उसका रिवीजन कर लो बस खूब अच्छे से। ठीक है, अगर अच्छे को मतलब सरल क्वेश्चन भी आप एग्जाम में बचा के ले गए तो बहुत कुछ हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।